अभी हम लोग देखेंगे सोशल साइंस क्लास 8 के लिए सेकेंड टर्म एग्ज़ाम 2022 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले आधुनिक भारत शिल्प और उद्योग चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। टिस्को में स्टील का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1912 ईस्वी में। भारी अभियंत्रणा संयंत्र HEC की स्थापना कब की गई? तो ये शुरू की गई थी 1958 ईस्वी में। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में किस जगह स्थापित हुई? तो ये स्थापित हुई थी बम्बई में। सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित था? तो ये स्थित है पश्चिमी तट पर। मलमल क्या है? तो बारीक सूती कपड़ा है। भारत के मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे? तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कालीकट पहुँचे। 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र क्या थे? तो 18वीं शताब्दी में भारत के बुनाई के प्रमुख केंद्र पूर्वी बंगाल, बांग्लादेश स्थित ढाका और नेक्स्ट दक्षिणी भाग में मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक तथा कोरोमंडल तट के साथ साथ और भी सूती कपड़े बुनाई केंद्र स्थित थे। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित थे। यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी? तो यूरोप में सूती कपड़ों जो बुनकरों द्वारा निर्मित होता था की भारी मांग थी। इन वस्त्रों में सूती वस्त्र, मसलिन, कैलिको, छींट आदि प्रमुख थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जामदानी क्या है? जामदानी एक तरह का बारीकी मलमल होता है जिस पर करगे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं और जिसका रंग प्रायः सलेटी और सफ़ेद होता है। बुनाई में सूती और सोने के धागों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंडाना क्या है? वंडाना हिंदी के बांधना शब्द से निकला या गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए इस्तेमाल होता था। वंडाना एक प्रकार का डिज़ाइन होता था। नेक्स्ट ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना क्यों कहा गया? तो 1850 के दशक में ब्रिटेन में लोहा एवं इस्पात उद्योग पनपने के कारण एक औद्योगिक राष्ट्र बन गया जिससे ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। नेक्स्ट है स्पिनिंग जेनी क्या है? इसका आविष्कार किसने किया? तो स्पिनिंग जेनी एक सूती कूद काटने वाली मशीन थी जिसमें एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम करता था। इसका आविष्कार 1764 में जॉन के ने किया। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था? तो बुनकरों को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड में बने सूती कपड़ों ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़ों को अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के परंपरागत बाज़ारों से बाहर कर दिया था। इसी की वजह से भारत के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बड़ी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया। इन एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था। तो ये समस्याएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उद्योग के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला प्रभाव क्या पड़ा? भारतीय कपड़ों का यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों का मुकाबला करना पड़ा। नेक्स्ट है भारत द्वारा उत्पादित कपड़ों की बिक्री पर सीमा शुल्क निर्धारित किया गया। विदेशी बाज़ारों से भारतीय कपड़ों की बिक्री पर पाबंदी के कारण हजारों बुनकर बेकार हो गए। और चौथा प्रभाव है भारतीय बाज़ार में ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों की भरमार हो गई क्योंकि ब्रिटेन में निर्मित वस्त्र बहुत ही सस्ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्ज स्टील बेहतर क्यों माना जाता था? तो टीपू सुल्तान की तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि दुश्मनों के लोह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में
यह विशेषता कार्बन की अधिक मात्रा वाली ऊर्ज नामक स्टील के कारण पैदा हुई थी, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इसकी यह बनावटी लोहे में गाढ़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। इन्हीं विशेषताओं के कारण ऊर्ज स्टील बेहतर माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन क्षेत्रों पर पड़ा? तो सबसे अधिक प्रभाव औद्योगिक क्रांति का घरेलू उद्योग धंधों के स्थान पर फैक्ट्री सिस्टम को जन्म दिया। कारखानों में कार्य हाथों के स्थान पर मशीनों से होने लगा। छोटे कारीगरों के स्थान पर पूंजीपति श्रेणी ने ले लिया। इस क्रांति से कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया, जिससे बहुत सारे मजदूर बेरोजगार हो गए। इस क्रांति से विभिन्न वर्गों के उदय से सामाजिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। पूंजीपति वर्ग आर्थिक क्षेत्र में नहीं बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रभावी हो गया। श्रमिक वर्ग अब कारखानों में काम करने लगे। उसे कम वेतन प्रायः 12 से 15 घंटा काम करना पड़ता था। फलतः उनका शोषण बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिस्को की स्थापना क्यों की गई थी? टिस्को की स्थापना क्यों की गई थी? तो 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। यहाँ लो एस्क व कोयले के विशाल भंडार थे, लेकिन इसे निर्यात किया जाता था। भारत में रेलवे के विस्तार से इस्पात की मांग काफ़ी बढ़ गई थी। इस मांग की पूर्ति और व्यापारिक लाभ को देखते हुए टिस्को की स्थापना की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बढ़ती मांग ने इसके विकास को बल दिया। इसके 90% स्टील ब्रिटिश सरकार ही खरीद लेती थी। अब हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध थे? तो बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1785 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में अन्य देशों से काफ़ी आगे निकल चुका था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण, पूर्वी, पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों की भारी मांग थी। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां अपने देश में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मौसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन कहने लगे। जल्द ही यह शब्द प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पुर्तगाली पहली बार भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते थे। कालीकट से निकले शब्दों को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़ों को कैलिको ही कहा जाने लगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो विदेशी बाज़ारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहती है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति ने भारतीय कुटीर उद्योगों को किस प्रकार प्रभावित किया? तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादन पर कई तरह के असर पड़े। पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी मात्रा में सीमा शुल्क लगा दिए थे। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए कई बार सरकार से गुहार लगाई, लेकिन परेशानी अभी और भी बढ़ने वाली थी। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों से पट गया। इसके पश्चात 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितने सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों को भी हालात खराब हो गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थी, वे बेरोजगार हो गए। नेक्स्ट चैप्टर है 1857 की क्रांति। पहला
क्वेश्चन, भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो ये थे बहादुर शाह द्वितीय। हजारीबाग छावनी में विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 30 जुलाई 1857 ईस्वी को। माधव सिंह और नगदीर अली ने किस स्थान पर आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये आंदोलन किए थे चुटुपाली घाटी में। नीलांबर और पीताम्बर कहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे पलामू के। बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे बिहार से। किस अंग्रेज अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटका दिया? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कर्नल डाल्टन ने फांसी पर लटका दिया। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई थी? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई थी? तो इन्हें फांसी 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को दी गई थी। नाना साहब कौन थे? नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। चुट्टूपाली घाटी में झारखंड के किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी? तो फांसी टिकैत उमराव सिंह तथा शेख भिखारी को 8 जनवरी 1898 ईस्वी को चुट्टूपाली घाटी में एक ब्रिज पर लटकाकर फांसी दी गई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के मुख्य कारण थे चर्बी वाले कारतूस जो इनफील्ड नामक राइफल में भरने से पूर्व मुंह से खोलने पड़ते थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के कोई 2 परिणाम बताएं। तो इसके 2 प्रमुख परिणाम, पहला नंबर, कंपनी के शासन का अंत हो गया तथा भारत में ब्रिटेन की पार्लियामेंट का शासन लागू हो गया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सेना की संख्या बढ़ा दी गई। तोपखाना पूर्णतः अंग्रेज सेना के हाथों में रखा गया। भारतीय सेना का विश्वास कम किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल डलहौजी ने क्या ऐलान किया था? तो ये ऐलान किए थे रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। सैनिक विद्रोह क्या है? सैनिक विद्रोह क्या है? जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो उसे सैनिक विद्रोह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखें। तो 1857 ईस्वी के प्रमुख केंद्र थे बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, असम, बिहार, उड़ीसा, सिंध, अवध, बंगाल, पश्चिमी पंजाब, महाराष्ट्र, झांसी, बुंदेलखंड, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे कौन था? तो मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक भारतीय सैनिक था। उसी ने सर्वप्रथम मार्च 1857 ईस्वी में बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। उसे अंग्रेजों ने मृत्युदंड दिया था। उसके प्राण दंड की खबर सुनकर भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ी? तो लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध इसलिए लड़ी क्योंकि उनके दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने राजा मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने झांसी की संपत्ति हड़प लिया था। रानी भी अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आ चुकी थी। वह विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने की तैयार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सैनिक नई राइफल का प्रयोग करने से क्यों मना किए थे? तो नई एनफील्ड राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटकर राइफल में भरना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय सूअर की चर्बी है, जो हिंदू तथा मुसलमान दोनों के धार्मिक आस्था पर चोट थी। इसी कारण से भारतीय सैनिक ने नई राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति कब और कैसे शुरू हुई? तो 1857 ईस्वी की क्रांति 9 मार्च 1857 ईस्वी को शुरू हुई। क्रांति की प्रथम हलचल मार्च 1857 ईस्वी में बंगाल के बैरकपुर में हुई, जहां मंगल पांडे नामक भारतीय सिपाही ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों को गोली मार दी
वहाँ के सैन्य दल को तत्काल भंग कर दिया गया, परंतु फिर भी भारत विद्रोह की खबर पूरे देश में फैल गई। शीघ्र ही अनेक भारतीय शासकों तथा भारतीय जनता ने उनका साथ दिया और वे सब मिलकर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए युद्ध के मैदान पर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कब और कैसे शुरू हुई? तो 1857 में 12 जून 1857 की क्रांति की शुरुआत वर्तमान देवघर के रोहनी गांव से हुई। दानापुर कैंट में सिपाही एवं शाहाबाद के बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किए गए विद्रोह की सूचना ने यहाँ के सैनिकों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। विद्रोह की आग देवघर, रामगढ़, चाईबासा, हजारीबाग, चतरा, रांची स्थित सैनिकों के बीच फैल गई। कालांतर में सैनिकों को आम जनता का समर्थन मिलने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी राजाओं ने 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों की मदद क्यों की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए विलय या हड़प नीति अपनाई। उसने गोद लेने की प्रथा को अवैध घोषित कर दिया और सतारा, नागपुर, संबलपुर, झांसी और बरार आदि राज्यों पर अधिकार कर लिया था। कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। मुगल बादशाह को नाजराना बंद दिया। सिखों पर से बादशाह का नाम हटा दिया गया। इन कार्रवाइयों से कमज़ोर हो चुके शासक परिवार परेशान हो गए तथा अन्य शासकों में भी भय फैल गया। देसी राजाओं की सेनाओं को भंग कर दिया गया। इन सब कारणों से देसी राजाओं अंग्रेजों के घोर विरोधी हो गए और 1857 ईस्वी की क्रांति में न केवल भारतीय सैनिकों की मदद की बल्कि कई राजाओं ने विद्रोह में खुलकर भाग लिया। अब हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद भारत में क्या बदलाव हुए? तो निम्नलिखित बदलाव हुए, निम्नांकित बदलाव हुए। क्या क्या बदलाव हुए? 1857 ईस्वी के विद्रोह के असफल होने के तत्काल बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने का सभी अधिकार वापस ले लिया। दूसरा नंबर में है, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी के उद्घोषणा को पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के हाथों में कर दिया गया। एक भारतीय मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। अब भारत में गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा। नेक्स्ट है, देश के सभी राज्यों के शासकों को भविष्य में उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं करने का भरोसा दिया गया। उन्हें दत्तक पुत्र अपनाने की स्वतंत्रता दी गई, लेकिन उन्हें ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। नेक्स्ट बदलाव, अंग्रेजों ने भारतीयों के धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला किया। और बदलाव, भूस्वामियों एवं जमींदारों की रक्षा करने एवं जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। नेक्स्ट है, विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हुआ और हिंदू मुस्लिम एकता ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया, जिसका कालांतर में राष्ट्रीय आंदोलन में उनका अच्छा योगदान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाने आए हैं? तो कंपनी सरकार ने समाज सुधार के अनेक काम आरंभ किए। इन कार्यों से भारतीय सामाजिक जीवन में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ गया था, जैसे सती प्रथा, नर बलि को बंद करने तथा विधवा विवाह को बढ़ावा देने का कानून बनाया गया। यद्यपि ये कानून भारतीय समाज के लिए हितकर थे, लेकिन रूढ़िवादिता के कारण भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज भारत में अंग्रेजी सभ्यता का प्रचार चाहते हैं। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, स्त्री शिक्षा का प्रसार, रेल, डाक, तार आदि की व्यवस्था होने से उनकी आशंका और बढ़ती गई। 1856 ईस्वी में पारित विधायक ने उनके आशंका को और बल दे दिया। इस विधायक के अनुसार ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया।
ऐसे समय में भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भाषा एवं साहित्य के विकास के क्षेत्र में कंपनी द्वारा कोई प्रयास नहीं किए जाने से भारतीय बौद्धिक वर्ग भी कंपनी से नाराज हो गया। अंग्रेज अपनी नीति के अनुसार अधिकांश भारतीयों को ईसाई बनाकर भारत में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना चाहते थे। इसी कारण वे ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों को सरकारी नौकरी, उच्च पद, अनेक सुविधाएं प्रदान करते थे। अंग्रेजों की इस नीति ने हिंदू मुसलमानों में कंपनी के प्रति घृणा भर दी थी। इन्हीं कारणों से भारतीय सोचते थे कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था? तो 1857 ईस्वी की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कंपनी ने पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और सैनिक मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए, विद्रोह के मुख्य केंद्र पर धावा बोल दिया गया। 1857 ईस्वी में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। बहादुर शाह का 1858 ईस्वी में रंगून के जेल में भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गई। मार्च 1858 ईस्वी में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की हार हुई और वे लड़ते लड़ते शहीद हो गई। नाना साहब और बेगम हजरत महल नेपाल भाग गए। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामारी युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोहियों ताकत की हार से लोगों को हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी उनका विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादारी भूस्वामियों के इनामों का ऐलान किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी ज़मीन पर उनकी परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। विद्रोहियों से कहा गया कि समर्पण के साथ इस बात की घोषणा करते हैं कि किसी भी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वो सुरक्षित रहेंगे। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों, राजाओं पर मुकदमे चलाएंगे और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट चैप्टर है महिलाओं की स्थिति में सुधार। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगाया था? तो प्रतिबंध सबसे पहले हर्षवर्धन ने लगाया था। किसने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा? तो राज सुंदरी देवी ने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है ताराबाई शिंदे ने। विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया? तो विधवा पुनर्विवाह कानून लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। औरु जाति, औरु मतय, औरु देवाय मनुष्यायन, मानो कि एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, किसका कथन है? तो ये कथन है नारायण गुरु का। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है एरन में। भोपाल की बेगमों ने लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय कहाँ खोली? तो ये खोली अलीगढ़ में। पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। विलियम बेंटिंग से पहले सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए किन लोगों ने प्रयास किए? विलियम बेंटिंग से पहले सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए मुगल शासक अकबर, पेशवा कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रयास किए। ज्योतिबा फुले कौन थे? तो ज्योतिबा फुले समाज सुधारकों में महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले का स्थान अग्रणी था। उन्होंने भारत में महिलाओं की दशा सुधारने हेतु लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया। इसके लिए लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले गए। महिलाओं को शिक्षा के द्वारा इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि समाज का विकास बिना लड़कियों को उचित शिक्षा दिए संभव नहीं है। सती कौन कहलाती है? सती कौन कहलाती है? तो वह विधवा जो अपने पति को मरने के बाद स्वयं को उसकी जलती चिता पर जल जाती है को सती कहते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में हुई। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में लोग लड़कियों को स्कूल जाने से क्यों मना कर रहे थे? तो 19वीं शताब्दी में लोगों ने आम धारणा यह बैठ गई थी कि अगर लड़कियां स्कूल जाने लगेंगी तो वह घरेलू कामकाज में ध्यान नहीं देगी,
स्कूल जाने के क्रम में उन्हें सार्वजनिक स्थलों में होकर गुजरना पड़ता है। लोगों को धारणा थी कि इस तरह आने जाने से लड़कियां बिगड़ जाएंगी। वैसे माता पिता जिनके विचार संकीर्ण नहीं थे, उन्होंने घरों में ही लड़कियों को पढ़ाने के लिए व्यवस्थित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह रोकने के लिए क्या प्रयास किए? बाल विवाह रोकने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था? तो भारतीय समाज में बाल विवाह महिलाओं के विकास में एक रोधक बना। कम उम्र में लड़कियों की शादी दी जाती थी। अलग अलग क्षेत्रों में विवाह की उम्र भिन्न भिन्न निर्धारित थी। जैसे बड़ौदा राज्य में 1901 ईस्वी में विवाह के लिए लड़के लड़कियों की उम्र क्रमशः 16 और 12 निर्धारित थी। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 ईस्वी में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिसमें बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। केशव चंद्र सेन का बाल विवाह रोकने के पीछे उद्देश्य था कि बाल विवाह महिलाओं एवं देश के विकास के मार्ग में रोधक न बने, क्योंकि इसमें जिन बच्चों का बाल विवाह होता है वे बच्चे अपने देश का आने वाले भविष्य हैं, जो हमारे देश के विकास में तेजी ला सकते हैं। इसलिए भारत देश से बाल विवाह की प्राचीन प्रथा पूरी तरह से समाप्त करना ही केशव चंद्र सेन का उद्देश्य था। अब हम लोग देखें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए? तो राजा राम मोहन राय महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्र एवं समानता के पक्षधर थे। राजा राम मोहन राय इस बात से दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अमानवीय सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने शास्त्रों का सहारा लेकर यह बताने की कोशिश की कि धर्मशास्त्रों में भी सती प्रथा का विरोध किया गया था। उन्होंने स्त्रियों के प्रति मानवता और दया की भावना उभारने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर कई प्रयास किए। उन्होंने विलियम बेंटिंग को प्रेरित किया कि वह इस प्रथा को दूर करने के लिए अपना पूर्ण समर्थन दें। राजा राम मोहन राय एक धर्म सुधारक की अपेक्षा एक समाज सुधारक के रूप में अधिक व्याख्यात हैं। विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में एक कानून बनाकर विधवाओं को जिंदा जलाना एक अपराध घोषित कर दिया। सर्वप्रथम यह कानून बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ। इसके बाद में यह बम्बई और मद्रास में भी लागू किया गया। इस कानून के लागू होने से स्त्रियों की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन क्यों किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन क्यों किया? उन्होंने स्वयं क्या आदर्श प्रस्तुत किए? तो कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर समर्थन किया। उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में हजारों लोगों के हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को दिया, जिसके फलस्वरूप 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को मान्यता दे दी गई। देश में कुछ कुंठित मानसिकता के लोगों ने विद्यासागर के विरोध किया, उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, लेकिन विद्यासागर इन विरोधों से विचलित कभी नहीं हुए। उन्होंने अपने पुत्र की शादी भी एक विधवा से कर समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत किया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप बंगाल में उस समय काफ़ी विधवा विवाह हुए। विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन भारत के कई भागों में फैल गया। बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन भी मिलने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी? उनकी सामाजिक स्थिति आज से कैसे अलग थी? प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति काफ़ी बेहतर थी। हड़प्पा सभ्यता के काल में समाज मातृत्वात्मक था। ऋग वैदिक काल में भी स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। वे अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में सम्मिलित होती एवं दान दिया करती थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग वैदिक काल में लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला जैसी विदुषी स्त्रियों का जिक्र मिलता है। विवाह न करने की स्थिति में यदि पुत्री पिता के घर में ही रहती है तो वो पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी होती थी। सामान्यतः समाज में एक पत्नी प्रथा का ही प्रचलन था, लेकिन उत्तर वैदिक आते आते अंतर्वर्णीय विवाह, बहुविवाह, दहेज प्रथा आदि का प्रचलन हो गया। स्त्रियों की दशा ऋग्वैदिक काल की तुलना में अच्छी नहीं रह गई। तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं रह गई। कई ग्रंथों में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई। वहीं पुत्र को परिवार का रक्षक बताया गया। गुप्त काल के साहित्य और कला में नारी के आदर्श रूप झलकता है, पर व्यापारिक दृष्टि में उनका स्थान गौण था। पति के मरने पर पत्नी को सती होने के लिए प्रेरित किया जाता था।
वर्तमान में महिलाओं की सामाजिक स्थिति प्राचीन काल की महिलाओं से अच्छी है। आज के इस बदलते परिवेश में नारी की दशा में चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वह अपनी अलग अलग पहचान बना चुकी है, जिससे वह अपनी ज़िंदगी के सही फैसले ले सके, समाज में अपने ढंग से फैसला ले सके। लेकिन प्राचीन काल में हड़प्पा सभ्यता एवं ऋग वैदिक काल को छोड़कर उत्तर वैदिक काल एवं गुप्त काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति दयनीय होती चली गई। नेक्स्ट चैप्टर है जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ। जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ। तो पहला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने की थी। ज्योतिराव फुले ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो गुलामगिरी की स्थापना की रचना की थी। दक्षिण में जाति सुधार आंदोलन के नायक कौन थे? तो दक्षिण में जाति सुधार आंदोलन के नायक E.V. रामास्वामी थे। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है। रामकृष्ण के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो शिकागो शहर में हुआ था। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राममोहन राय थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। E.V. रामास्वामी नायकर किस नाम से प्रसिद्ध थे? पेरियार से। परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में क्या करते थे? परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में भोजन और स्पर्श जैसे विषयों पर परंपरागत जाति नियमों का पालन नहीं करते थे। उन्होंने सामाजिक जीवन में जाति पूर्वाग्रह को त्यागने का आह्वान किया। पेरियार किसकी आलोचक थे? पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासकर वे मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता, रामायण के कटु आलोचक थे। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। राजा राममोहन राय ने जाति व्यवस्था को आलोचना के लिए किन माध्यमों का सहारा लिया? तो राजा राममोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज ने सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर बल दिया। यह संगठन भक्ति परंपरा का समर्थक था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन समाज सुधारकों और संगठनों के सदस्यों में कई लोग उच्च जातियों के थे, लेकिन उन्होंने निचली जातियों के लिए आंदोलन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामास्वामी नायकर ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ दी? रामास्वामी नायकर ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ दी थी? मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े E.V. रामास्वामी नायकर अपने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे। वे लोगों के बीच पेरियर के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य भी बन गए। राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित एक दावत में उन्होंने देखा कि वहाँ बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है। इस बात से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते थे? तो 1873 में ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी। इससे एक दशक पहले अमेरिका में गृह युद्ध हो चुका था, जिसके बाद अमेरिका में दास प्रथा समाप्त कर दी गई। यह पुस्तक उन्होंने उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। इस तरह उन्होंने भारत के निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों के दुर्दशा को समान बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की आध्यात्मिक शक्ति को कैसे प्रस्तुत किया? तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाषण दिया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को समस्त विश्व के सामने रखा। न्यूयॉर्क में उन्होंने भारतीय धर्म एवं दर्शन के प्रचार के लिए वेदांत सोसाइटी का गठन किया। पेरिस में 1900 ईस्वी में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद आदि का समर्थन नहीं किया। उनके अनुसार ईश्वर साकार एवं निराकार दोनों हैं। उन्हें नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती ने शिक्षा
पर विशेष जोर क्यों दिया? उत्तर भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार का सबसे प्रभावशाली आंदोलन दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और 1877 में लाहौर को अपना मुख्यालय बनाया। आर्य समाज के सदस्य 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते थे। इनमें प्रथम है वेदों का अध्ययन। शेष सिद्धांत सद्गुण नैतिकता से संबंधित है। शिक्षा के प्रचार प्रसार, स्त्रियों के उत्थान तथा जाति प्रथा के बंधनों को कमजोर करने में दयानंद और आर्य समाज के विचारों का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। उन्होंने भारत के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण अशिक्षा को माना था। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पाश्चात्य शिक्षा ने जातिगत विचारों को कम करने में अहम भूमिका निभाई। क्या आप इससे सहमत हैं? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का लाभ बहुत कम लोगों को मिला, मगर पाश्चात्य जगत के कुछ उच्च विचारों का और आधुनिक विज्ञान भारत में लाने में इस शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। शिक्षित भारतीय भी दुनिया के अन्य भागों के राष्ट्रीयता तथा जनमत के आंदोलन से और बाद में समाजवाद के आंदोलन से परिचित हुए। वास्तव में जातीय समानता के प्रति जागृति के लिए शुरू हुए इन आंदोलनों ने आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला रखी। धार्मिक और सामाजिक जीवन के कुछ पहलुओं में सुधार के साथ शुरू हुई। यह जागृति कालांतर में देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन में फैली। इस प्रकार मैं इस बात से सहमत हूँ कि पाश्चात्य शिक्षा में जातिगत विचारों को कम करने में अहम भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश का आंदोलन क्यों चलाया? महान दलित नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म बम्बई महाराष्ट्र के एक महार परिवार में हुआ था। महार को निम्न जाति माना जाता था। अंबेडकर ने दैनिक जीवन में जातीय भेदभाव को करीब से देखा था। बम्बई प्रेसिडेंसी में अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। विरोध जताने पर उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठाकर सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई ताकि वे कमरे का दूषित ना कर सके। जहां ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था, उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूली शिक्षा के बाद अंबेडकर उस शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। वापस आने पर उन्होंने जातीय संरचना के खिलाफ काफ़ी लिखा। 1927 में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की। महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। ब्राह्मण पुजारियों ने इस बात पर सख्त नाराज़गी जताई कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927-1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के 3 आंदोलन किए। इसके माध्यम से उन्होंने समाज में व्यापक जाति पूर्वाग्रह को उजागर करने का प्रयास किया। अब हम लोग देखेंगे भूगोल के सभी चैप्टरों का सारे क्वेश्चन। पहला चैप्टर है कृषि। सुनहरा रेशा को किस नाम से जाना जाता है? तो पटसन। सुनहरा रेशे को पटसन के नाम से जाना। कहवा को सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। चावल किस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल है? तो चावल जीवन निर्वाह। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? पियारी प्रदेश को। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। विश्व का कॉफ़ी कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो ये ब्राज़ील को कहा जाता है। चाय की शुरुआत कहाँ से हुई? चाय की शुरुआत चीन से हुई। कृषि किस प्रकार की क्रिया है? कृषि प्राथमिक क्रिया है। स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में क्या कहते हैं? तो इसे रोपण कृषि कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं कितनी प्रकार की होती है? नाम लिखिए। आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं को एक एक उदाहरण लिखिए। प्राथमिक क्रिया में कृषि, खनन, पशुपालन, मत्स्य आता है। द्वितीयक में लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण आदि। तृतीयक में बैंकिंग, यातायात, बीमा, संचार, विज्ञापन आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलवासी पशु चारण भारत के किस राज्य में होता है? तो चलवासी पशु चारण भारत के राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्यों में होता है। जूट के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो भारत और बांग्लादेश जूट के मुख्य उत्पादक देश हैं।
इसके अलावा चीन, उज़्बेकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, वियतनाम भी इसकी खेती होती है। कृषि से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के फसलों जैसे गेहूँ, चना, चावल, कपास, गन्ना आदि को भूमि पर उगाने की क्रिया को कृषि कहा जाता है। कई अन्य क्रियाकलाप जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि भी कृषि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार कृषि में फसल का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है? तो वाणिज्यिक कृषि। कृषिगत भूमि क्या है? तो ऐसी भूमि जिस पर कृषि कार्य किया जा सकता है कृषि भूमि कृषि योग्य या कृषिगत भूमि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। दो रेशेदार फसलों के नाम लिखें, तो जूट और कपास। दो पेय फसलों के नाम, चाय और कहवा। उन कारकों का नाम बताएं जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। अनुकूल स्थलाकृति मृदा जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अति आवश्यक है। ये कारक ही कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। मिश्रित कृषि क्या है? जब कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तब उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। रोपण कृषि क्या है? रोपण कृषि क्या है? रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। रोपण कृषि का मुख्य क्षेत्र उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है। हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति कृषि में अधिक उत्पादन करने के लिए कार्यक्रम है। इसमें अच्छे बीज, खाद, सिंचाई की मदद से अधिक उत्पादन किया जाता है। कृषि कितने प्रकार की होती है? कृषि कितने प्रकार की थी? कृषि दो प्रकार की होती है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न। भारत में गहन निर्वाह कृषि क्यों प्रचलित है? गहन निर्वाह कृषि में किसान साधारण औजारों से खेती करता है, श्रम की प्रधानता रहती है, जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी कृषि कार्य में लगाया जाता है, वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। ऐसी कृषि अधिक जनसंख्या वाले देशों में होती है। भारत एक सघन आबादी का देश है। यहाँ कृषि जोतों का आकार भी काफ़ी छोटा होता है। इन्हीं कारणों से भारत में गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है। यहाँ का मुख्य फसल चावल है, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, अन्य फसलें। इस प्रकार की कृषि दक्षिण पूर्वी एशिया के मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर स्पष्ट करें। तो जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत फसलें छोटे खेतों में घर के लोगों की सहायता से अपने निर्वाह के लिए पैदा की जाती है और अधिक आबादी वाले देशों जैसे चीन, जापान, भारत, श्रीलंका आदि में इस प्रकार की कृषि की जाती है। मुख्यतः खाद्यान्न उगाए जाते हैं। वाणिज्यिक कृषि ऐसी कृषि जिसमें किसान व्यापार के लिए फसलें पैदा करते हैं ताकि अपनी आय बढ़ा सके, वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। यह बड़े बड़े फार्मों पर कृषि आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से की जाती है, जैसे चाय, रबड़, गेहूँ, कहवा आदि की कृषि इसके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपण कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर बताएं। तो रोपण कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर। रोपण कृषि इस प्रकार की कृषि में रबड़, कहवा, कोकोआ, चाय, मसाले, नारियल की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम पूंजी की आवश्यकता होती है। फसल उत्पाद की प्रसंस्करण खेतों के निकट ही किया जाता है। सभी फसल निर्यात आधारित होती है, अतः यहाँ परिवहन सुविधा विकसित होती है। उष्णकटिबंध क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ इसके अनुकूल होती है। वाणिज्यिक कृषि, इसमें कृषि कार्य वाणिज्यिक उद्देश्यों से किया जाता है। खेतों को बड़ा आकार, कम मानव श्रम, उच्च तकनीक, उन्नत बीजों का उपयोग इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल गेहूँ है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, यूरोप और एशिया में स्टेपीज, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, शीतोष्ण घास के मैदान इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटीकल्चर और हार्टिकल्चर में अंतर बताएं। तो कृषि अंग्रेजी के एग्रीकल्चर शब्द का पर्यायवाची है। एच का अर्थ हुआ भूमि या खेत, कल्चर का अर्थ है जुताई करना। इसी प्रकार किसी जमीन के टुकड़े पर कार्य कर कुछ उपजाना ही कृषि है। इस प्रकार अलग अलग फसलों की खेती के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अंगूर की खेती बहुत से देशों में बड़े पैमाने पर की जाती है। इस खेती को विटीकल्चर कहते हैं। बड़े पैमाने पर फलों की खेती को हार्टिकल्चर
कहते हैं, अर्थात अंगूर की खेती को विटीकल्चर और फलों की खेती को हार्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है, कारण बताएं। आर्थिक लाभ के लिए की जाने वाली कृषि और पशुपालन वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। कृषि यंत्रीकृत एवं विस्तृत होती है। खेत बड़े बड़े फार्म के रूप में होते हैं। उन्नत किस्म के बीज तथा रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है। उत्पादों को बड़े बड़े भंडार गृह में सुरक्षित रखा जाता है। मानव श्रम का उपयोग कम होता है। उत्पादन बाजार में बेचा जाता है। रोपण कृषि का भी एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि है, क्योंकि इस कृषि में भी एक फसल उगाई जाती है जिसके लिए बड़े पैमाने पर श्रम पूंजी का आवश्यकता होती है। खेतों के निकट फसल उत्पादन का प्रसंस्करण किया जाता है। फसलें निर्यात आधारित होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति इसके लिए अनुकूल है। रोपण कृषि क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा विकसित होती है। विकासशील देशों में इस कृषि का विकास हुआ है। रबड़, कहवा, कोको, चाय, मसाले, नारियल मुख्य फसलें हैं। ये सभी फसलें वाणिज्यिक फसलें हैं, अतः रोपण कृषि एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटसन का सुनहरा रेशा कहा जाता है, कारण बताएं। पटसन और जूट एक रेशेदार फसल है। यह फसल नई जलोढ़ मिट्टी तथा जल जमा होने वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। यह एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। इसका तना पतला बेलनाकार होता है। इसके तने से पत्तियां अलग कर पानी में गट्ठर बांधकर सड़ने के लिए डाल दिया जाता है। इसके बाद रेशे को पौधे से अलग किया जाता है। इन रेशों का उपयोग बोरा, दर्री, तंबू, तिरपाल, टाट, रस्सियाँ, निम्न कोटि के कपड़े तथा कागज़ बनाने में किया जाता है। विश्व में भारत, बांग्लादेश इसके मुख्य उत्पादक देश हैं। पूर्वी भारत इस फसल के लिए इतना उपयुक्त है कि यहाँ सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। इसके प्रमुख उत्पादक देशों के नाम लिखें। तो चावल विश्व का मुख्य खाद्य फसल है। इसकी कृषि उष्णकटिबंध एवं उपोष्ण कटिबंध प्रदेशों में किया जाता है। इसकी भौगोलिक दशा, चावल उत्पादन के लिए तापमान 16 से 27 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तथा चिकनी जलोढ़ मिट्टी जिसमें जल रोकने की क्षमता हो उपयुक्त होता है। इसके प्रमुख उत्पादक देश, चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र है। उपयुक्त जलवायु दशा के कारण भारत के कुछ भागों एवं बांग्लादेश में एक वर्ष में 2-3 फसलें उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन की भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें तथा इसके प्रमुख उत्पादक देशों के नाम लिखें। तो वर्धन काल में मध्यम वर्षा एवं मध्यम तापमान, सुअपवाहित दोमट मिट्टी, फसलें पकने के समय पाला रहित रातें तथा तेज धूप आदि गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं। प्रमुख उत्पादक देश, तो प्रमुख उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत प्रमुख देश है। भारत में गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है मानव संसाधन। पहला क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो यह है चीन। झारखंड की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी प्रतिशत है? तो ये 66.4% है। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी 1951 में। विश्व के सर्वाधिक घने बसाव वाले महाद्वीपों के नाम लिखे। तो विश्व के सर्वाधिक घने बसाव वाले महाद्वीप एशिया एवं यूरोप हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व का 60% लोग कितने देश में रहते हैं? तो ये 10 देशों में रहते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर किस प्रकार आंका जाता है? जन्म दर यथार्थ प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या मापा जाता है। साक्षर किसे कहते हैं? साक्षर किसे कहते हैं? जो व्यक्ति किसी भी भाषा में सामान्य संदेश को पढ़ लिख एवं समझ सकता है उसे साक्षर कहलाता है। झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो झारखंड की जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो वो है भारत। जनसंख्या घनत्व क्या है? धरातल के प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है।
उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग, अफ्रीका का सहारा मरुस्थल क्षेत्र तथा दक्षिण अमेरिका का अमेजन वन क्षेत्र में विरल जनसंख्या घनत्व है। प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास किसे कहते हैं? किसी एक देश से दूसरे देश के बीच रूप से जाकर आकर बस जाना अस्थायी प्रवास कहलाता है। इससे जनसंख्या में वृद्धि, कमी तथा संगठक में व्यापक परिवर्तन होता है। जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? जब जनसंख्या में इतनी तेजी से वृद्धि होने लगे कि उपलब्ध संसाधन मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम पड़ने लगे, तो ऐसी स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। भारत का लिंगानुपात 943 तथा झारखंड में का 947 है। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। मानव एक संसाधन है। कैसे? लोग एक ही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन उस समय पर महत्वपूर्ण होती है जब यह लोगों के लिए उपयोगी होता है। मानव अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उस संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। शिक्षित और स्वस्थ लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है? अत्यधिक गर्म और ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र मानव बसाव के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। शीतोष्ण और उष्णार्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाए जाते हैं। यही कारण है कि गर्म और ठंडे मरुस्थलीय प्रदेशों सहारा, अंटार्कटिका, कनाडा में विरल जनसंख्या है। जन्म दर में मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। प्रति 1000 आबादी पर जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं। जन्म दर बढ़ने से जनसंख्या बढ़ती है और जन्म दर घटने से जनसंख्या घटती है। मृत्यु दर, प्रति 1000 आबादी पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर बढ़ने से जनसंख्या घटती है और मृत्यु दर घटने से जनसंख्या बढ़ती है। उत्प्रवास और आप्रवास में अंतर स्पष्ट करें। उत्प्रवास के कारण किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या घटती है, आप्रवास के कारण बढ़ती है। अल्प विकसित देशों में उत्प्रवास एवं विकसित देशों में आप्रवास की स्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र में नील नदी घाटी घने बसाव वाला क्षेत्र है। कारण बताएं। नील नदी की घाटी में मुख्यतः सूडान और मिस्र आते हैं। मिस्र की नील नदी की घाटी के संकरी पट्टी जनसंख्या का सबसे घना आबादी है। यहाँ जनसंख्या घनत्व तो 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बाकी के इसी घाटी में मिस्र के अधिकांश नगर बसे हुए हैं। नील नदी में सीमित खनिज पदार्थ मिलने से कृषि आधारित सूती, कृत्रिम रेशे के वस्त्र, मोटा कपड़ा, कागज उद्योग, शक्कर, सीमेंट उद्योग स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त चमड़ा, प्लाईवुड, अल्कोहल, इंजीनियर सामान, मोटर वाहन, विद्युत, रसायन उद्योग आदि की इकाइयाँ स्थापित है। नील नदी का डेल्टा क्षेत्र उर्वरक क्षेत्र में से है, जहाँ हर वर्ष नई मिट्टी की परत आ जाती है और इस मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। इन्हीं कारणों से यहाँ यह क्षेत्र घना बसा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजीरिया की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है। कारण बताएं। नाइजीरिया विविध स्थलाकृति वाला एक बड़ा देश है। प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न देश है। खनिज तेल से अकेले विदेशी मुद्रा का 95% प्राप्त होता है। नाइजीरिया प्रगतिशील देशों में से एक है। हाल के वर्षों में यहाँ औद्योगिक उन्नति के साथ कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति हुई। आर्थिक उन्नति और मृत्यु दर में कमी के कारण नाइजीरिया की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। अब हम लोग देखेंगे उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करें। तो सबसे पहले भौगोलिक कारण, इसके अंतर्गत भू आकृति, जलवायु एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। तो पहला भू आकृति, पर्वत पठारों की अपेक्षा लोग समतल मैदानों में रहना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्र कृषि कार्य, गृह निर्माण, यातायात आदि के लिए उपयुक्त होते हैं। भारत में गंगा के मैदानी क्षेत्र सघन बसे हुए हैं, जबकि हिमालय के क्षेत्र विरल बसाव वाले हैं। नेक्स्ट कारक है जलवायु। अत्यधिक गर्म और ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र मानव बसाव के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। शीतोष्ण एवं उष्णार्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाए जाते हैं। यही कारण है कि गर्म एवं ठंडे मरुस्थलीय प्रदेशों सहारा, अंटार्कटिका, कनाडा में विरल जनसंख्या है। नेक्स्ट कारक प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। जल, उपजाऊ मृदा एवं खनिज संसाधनों की उपलब्धता लोगों को बसने के लिए आकर्षित करती है। नदी घाटियों के क्षेत्र जहाँ प्रचुर मात्रा में लवणीय मीठा जल उपलब्ध है, वहाँ घनी आबादी है। झारखंड का छटानागपुर का पठारी इलाका खनिज संसाधनों से समृद्ध है, अतः घनी आबादी है। मध्य पूर्व के अरब देशों में पेट्रोलियम भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। ये क्षेत्र जलवायु प्रतिकूल होते हुए भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। मानवीय कारक, तो पहला सामाजिक कारक, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है, जैसे पुणे, बेंगलुरु आदि। आर्थिक कारक, ऐसे प्रदेश जहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं वहाँ घनी जनसंख्या पाई जाती है। औद्योगिक क्षेत्र ऐसे ही क्षेत्र हैं
जहाँ भारत का मुंबई, अहमदाबाद, जमशेदपुर, जापान का ओसाका ऐसे ही शहर है। सांस्कृतिक कारक, अत्यधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को बसने के लिए आकर्षित करती है, जैसे वाराणसी, हरिद्वार, यरूशलेम, वेटिकन सिटी ऐसे ही शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? व्याख्या करें। जनसंख्या परिवर्तन किसी देश अथवा क्षेत्र की आबादी की संख्या, उसके वितरण एवं संगठन में होने वाले बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु और प्रवास के आपसी संयोजन से होता है। पहला मुख्य कारण जन्म दर। जन्म दर से आशय एक ही दिए हुए समय में प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या में से। ऊंची जन्म दर से आशय अधिक जनसंख्या से है, अर्थात जन्म दर जितनी ऊंची होगी जनसंख्या उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। मृत्यु दर से आशय प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या से है। ऊंची मृत्यु दर से आशय जनसंख्या की वृद्धि दर का कम होना। नीची मृत्यु दर से आशय जनसंख्या की वृद्धि दर का अधिक होना है। वर्तमान में अच्छी स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आवास सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है, इससे जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है प्रवास। प्रवास के कारण भी जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। किसी स्थान में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। यदि जनसंख्या की या अदला बदली एक ही देश में ही हो तो इससे जनसंख्या परिवर्तन में कोई अंतर नहीं होता, परंतु यदि प्रवास एक देश से दूसरे देश में होते हैं तो इससे जनसंख्या परिवर्तन में अवश्य प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या पिरामिड से आप क्या समझते हैं? किसी देश के जनसंख्या पिरामिड से किन बातों को पता चलता है? तो जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने में जनसंख्या पिरामिड सहायक होते हैं। जनसंख्या पिरामिड को आयु लिंक पिरामिड भी कहते हैं। किसी देश के जनसंख्या पिरामिड से निम्न बातों का पता चलता है। जनसंख्या पिरामिड में कुल जनसंख्याओं के लिंग प्रतिशत को विभक्त किया जाता है। इनमें 5 से 9 वर्ष आयु वर्ग तथा 10 से 14 वर्ष आयु वर्ग में विभक्त किया जा सकता है। कुल जनसंख्या के प्रतिशत से लिंग प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है। जनसंख्या पिरामिड का आधार जन्मे शिशुओं की स्थिति को दिखाता है। शिखर की तरफ बढ़ते हुए यह क्रमशः प्रौढ़ों एवं वृद्धों की जनसंख्या दिखाता है। कम जन्म एवं मृत्यु दर वाले देशों के पिरामिड का आधार संकरा होता है या स्थित विकसित देशों में होता है। अब हम लोग देखेंगे नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन। पहला चैप्टर है सामाजिक न्याय। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम अत्याचार निवारण कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1989 ईस्वी में। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये संविधान के 17वें अनुच्छेद में उल्लेखित है। झारखंड के कुल आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी हैं? तो ये 26% है। सचर समिति रिपोर्ट के आधार पर 6 से 14 वर्ष के कितने प्रतिशत बच्चे कभी स्कूल नहीं गए हैं? तो ये 25% कभी स्कूल नहीं गए। सचर समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 2005 ईस्वी में। सचर समिति का रिपोर्ट किससे संबंधित है? ये मुस्लिम समुदाय से है। सामाजिक न्याय क्या है? तो सामाजिक न्याय किसी भी समाज की वह स्थिति है जिसमें समाज के सभी लोगों को न्यायोचित भागीदारी होती है। इसके बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभाव होने से लोगों में असंतोष पैदा होता है, जिससे अशांति उत्पन्न होती है। सामाजिक न्याय के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता सर्वप्रमुख तत्व है। अल्पसंख्यक शब्द का क्या अर्थ है? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का क्या उद्देश्य है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का मुख्य उद्देश्य दलितों और आदिवासियों के साथ हर रोज होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाना है। आदिवासियों के हाशिया कारण से क्या तात्पर्य है? आज आदिवासियों के हसियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। पिछले 2 शताब्दियों में आए आर्थिक बदलाव, वन नीतियों के बावजूद आदिवासियों के खेती, बागानों, निर्माण स्थलों और घरों में नौकरी करने के लिए विवश किया जाना आदिवासियों का हाशिया कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी समाज औरों से किस तरह अलग है? स्पष्ट करें। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय एवं राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग है। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग। वे अक्सर अपने पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे। यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता रहा।
19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही है। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसे मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इनमें संथाली बोलने वाले की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएँ निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? तो अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी मुकाबले बहुत कम है। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी हैं। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। इससे हो सकता है कि छोटे समुदाय हंसियाई पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति, कुशलक्षेम को लेकर असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ जाती है जब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता तथा न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। अब हम लोग देखेंगे दृढ़ उत्तरीय प्रश्न। क्या आप इस बात से सहमत है कि आर्थिक हस्तांतरण और सामाजिक हस्तांतरण आपस में से जुड़े हुए हैं? वर्णन करें। हाँ, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि आर्थिक और सामाजिक हस्तांतरण परस्पर जुड़े हैं। मैं निम्न तर्क प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला नंबर, उचित आर्थिक स्थिति तक पहुँचे बिना कोई भी व्यक्ति अपने और अपने परिजनों के लिए एक घर नहीं बनवा सकता। नेक्स्ट है, बिना धनराशि के यह संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान पर बिजली लगवा सके तथा समय समय पर हर महीने आने वाले बिजली बिल का भुगतान कर सके। उसके लिए यह भी संभव नहीं है कि वह अपने घर के लिए विद्युत से चलने वाले उपकरण जैसे रेडियो, टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रिक आयरन, वॉशिंग मशीन, पंखे आदि लगवा सके। नेक्स्ट है, बिना धन के कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ जलापूर्ति कनेक्शन नहीं ले सकता। घर के अंदर जल संबंधी विभिन्न सुविधाएं नहीं प्रदान कर सकता। प्रत्येक महीने या बीच बीच में जल आपूर्ति बिल के भुगतान के लिए भी धनराशि की आवश्यकता पड़ती है। बिना उचित शिक्षा, प्रशिक्षण, शिक्षा प्रोत्साहित सुविधाओं के कोई भी हाशिए पर रहने वाला सामाजिक समुदाय अच्छी सरकारी तथा गैर सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता। साक्षरता दर, पौष्टिक भोजन, यातायात की सुविधाएं आदि को भी नहीं जुटा सकता। संक्षेप में उस समुदाय को शैक्षिक पद प्राप्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं के उपयोग आदि के अभाव में सामाजिक स्तर या अच्छी स्थिति नहीं मिल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप समानता से क्या समझते हैं? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता के बीच अंतर करें। समानता का अर्थ किसी समाज के उस स्थिति से जिसमें उस समाज के सभी लोग समान अधिकार और प्रतिष्ठा रखते हैं। सामाजिक समानता के लिए कानून के सामने समाज अधिकार एवं एक न्यूनतम आवश्यकता है। इसके अंतर्गत मतदान का अधिकार, भाषण का स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार आदि होते हैं। इसके अलावा समान अवसर, समान दायित्व भी इसके अंतर्गत आते हैं। यह एक ऐसा विचार है जिसके आधार पर करोड़ों लोग सदियों से निरंकुश शासकों, अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाओं और अलोकतांत्रिक शासन के खिलाफ संघर्ष करते रहे। इस लिहाज से समानता को अस्थायी और सार्वभौम अवधारणाओं की श्रेणी में रखा जाता है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता के बीच अंतर। राजनीतिक समानता का संबंध बुनियादी तौर पर सार्वभौमिक मताधिकार और प्रतिनिधि सरकार से है। आर्थिक समानता, इसका अर्थ है कि समाज में कोई भी उतना गरीब ना हो कि उसके पास बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन ना हो, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए उसे प्राथमिक अवसर सुलभ ना हो। सामाजिक समानता का मतलब रंग, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव को नहीं होना है। नेक्स्ट चैप्टर है, आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ? तो ये 2001 में शुरुआत हुआ। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो ये 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को हुई। फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो कमजोर हड्डी होती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये बीमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई थी? तो ये 2014 ईस्वी में। झारखंड सरकार ने 15 अप्रैल 2016 को भीमराव अंबेडकर आवास योजना का शुभारंभ किन के लिए किए हैं? तो ये विधवाओं के लिए किए हैं। झारखंड में शहरी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कितनी है? तो
734.35 लाख गैलन है। बालिकाओं की समृद्धि के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जा रही है। झारखंड में शहरी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कितनी है? तो 734.35 लाख गैलन है। झारखंड में शहरी क्षेत्रों में पानी की आवश्यकता कितनी है? तो 1616.35 लाख गैलन की आवश्यकता है। भारत में बच्चों की किस उम्र तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को। कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? तो ये वुहान शहर के जो कि चीन में है। भारत की कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम लिखें। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं भाखड़ा नांगल परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, टिहरी बांध परियोजना और हीराकुंड परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन सुविधाएं क्या होती है? देश के विकास एवं लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए कुछ सुविधाएं अनिवार्यता जरूरी होती है, जैसे आधारभूत संरचनाएं, यातायात, संचार, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा, आजीविका के उपयुक्त अवसर इत्यादि ऐसे ही सुविधाएं। इन्हें सार्वजनिक सुविधा और जन सुविधा कहा जाता है। केंद्र सरकार की आय के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखें। तो केंद्र सरकार के आय के स्रोत उधार एवं अन्य दायित्वएं, निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, केंद्र उत्पाद शुल्क, सेवा कर और अन्य कर है। झारखंड के किन जिलों में फ्लोराइड युक्त पानी मिलता है? तो झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले में फ्लोराइड युक्त पानी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना के क्या लाभ हैं? तो बहुउद्देशीय परियोजना के निम्नलिखित लाभ हैं: बाढ़ का रोकथाम, सिंचाई के लिए जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, पानी पीने के उपलब्धता, मत्स्य पालन, मिट्टी के कटाव की रोकथाम, पर्यटन केंद्रों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पेयजल हमारे लिए क्यों आवश्यक है? जीवन के लिए पानी आवश्यक है। स्वस्थ पेयजल की उपलब्धता व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। दूषित पानी से दस्त, पेचिश, हैजा आदि संक्रामक बीमारियों के फैलने का डर रहता है। भारत में दूषित पानी के कारण प्रतिदिन लगभग 1600 व्यक्तियों की मृत्यु होती है। उनमें से ज़्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। स्वस्थ पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित कर इन मौतों को रोका जा सकता है। अमीर गरीब हर व्यक्ति या अधिकार है कि उसे आसानी से दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। अतः स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध पेयजल आवश्यक है। क्या सामाजिक सुरक्षा की योजना जरूरी है? अगर हाँ तो क्यों? सामाजिक सुरक्षा की योजना जरूरी है क्योंकि इस योजना से भविष्य में लोगों के साथ होने वाली संभावित घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करना है। संगठित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मियों के लिए भविष्य निधि योजना सामाजिक सुरक्षा योजना का ही एक अंग है। भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई योजनाएं, जैसे अटल पेंशन योजना 2015 में चालू किया गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सुकन्या समृद्धि योजना 2014 एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदि समय समय पर आरंभ की गई। कुछ योजनाएं राज्य सरकार के सहयोग से भी चलाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक गतिविधियों के नियमन में सरकार की भूमिका पर चर्चा करें। आजीविका एवं बाजार के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों को आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। ऐसा हो सकता है कि लोगों को जीविकोपार्जन के समान अवसर न मिले। हो सकता है कार्यस्थल पर मजदूरों का शोषण हो रहा, बाजारों में उपभोक्ताओं के साथ भी कई प्रकार की ज्यादतियाँ हो सकती है। कभी कभी व्यापारी वस्तुओं की जमाखोरी करके बाजारू सामानों का आभासी कमी कर देते हैं। सरकार कानून बनाकर उपयुक्त सभी गतिविधियों का नियमन करती है। अब हम लोग देखेंगे दृढ़ उत्तरीय प्रश्न। सरकार को जन सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी क्यों लेनी चाहिए? आलोचनात्मक विवेचना करें। देश के विकास एवं देश की जनता के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए आधारभूत संरचनाएं जैसे यातायात, संचार एवं बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जन सुविधाएं अनिवार्य। इनके अलावा पेयजल, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा, आजीविका के अवसर आदि भी जन सुविधाएं। देश के कल्याण तथा इसके विकास के लिए यह जरूरी है कि सरकार इन सभी जन सुविधाओं को जनता के लिए उपलब्ध कराए। आज की जनतांत्रिक प्रणाली में सरकारें जनता द्वारा चुनी जाती है। जो सरकारें जन सुविधाओं को ध्यान नहीं देती है, जनता अगले चुनाव में उन्हें हटा देती है। केवल झूठे आश्वासनों पर कोई सरकार अधिक समय तक टिकी नहीं रह सकती है। यही कारण है कि चुनावों में जन सुविधाएं बड़े बड़े मुद्दों का रूप धारण करती है। जो पार्टियां इन मुद्दों को पूरा करने की जवाबदेही लेती है, जनता उन्हें ही वोट देती है और ऐसी पार्टियों को यह पार्टी की सरकार बन पाती है। उपयुक्त कारणों से सरकार को सभी जन सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी, सड़क, सफाई और बिजली जैसे जन सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका का वर्णन करें।
पानी, सड़क, सफाई और बिजली जैसी जन सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पानी जीवन का अधिकार का एक भाग है, अतः पानी प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। देश के बहुत सारे सुदूर क्षेत्रों में पेयजल का अभाव है। शहरी क्षेत्रों में डैम बनाकर जल एकत्र किया जाता है और उसे पेयजल विभाग पाइपलाइनों के द्वारा घर घर पहुँचाता है। कंक्रीट के जंगलों में डीप बोरिंग के कारण पृथ्वी का जल भी समाप्त होता जा रहा है। नगर पालिकाएँ जल के संरक्षण और संग्रहण से संबंधित नियम लागू करवाती हैं। सड़क आवागमन का प्रमुख साधन है। सड़क विकास के लिए अत्यावश्यक है। सरकार सड़कों के निर्माण के लिए परियोजनाएं चलाती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आजकल सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण हो चुका है। इसमें कृषि कार्यों में भी सुविधाएं होती है। जीवन के लिए स्वच्छता आवश्यक है। स्वस्थ पेयजल मिलने से बीमारियां फैलती है। कूड़े कचरे के सही निस्तारण के बिना सामाजिक जीवन दूभर हो जाता है। नगर निगम तथा नगर पालिकाएँ स्वच्छता का प्रबंध करती है। आज देश स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। शौचालयों का निर्माण इसी का एक कड़ी है। विद्युत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसकी आवश्यकता कल कारखानों के चलाने के अलावा रोजमर्रा के जीवन में भी बढ़ गई है। यहाँ तक कि सिंचाई एवं दूसरे कृषि कार्यों के लिए विद्युत बहुत आवश्यक है। विद्युत विभाग सरकार के नियंत्रण में विद्युत की आपूर्ति करता है। विद्युत उत्पादन के लिए देश में बड़े बड़े विद्युत परियोजनाएं संचालित की जा रही है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि उपयुक्त जन सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। नेक्स्ट चैप्टर है सामाजिक समस्याएं। पहला क्वेश्चन, भारत में लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा कितनी निश्चित है? तो ये 21 वर्ष है। बाल विवाह अधिनियम कब बना? तो बाल विवाह अधिनियम 2006 में बना। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है? अनुच्छेद 24। झारखंड में किसकी रोकथाम के लिए AHTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया गया है? तो मानव तस्करी के लिए। कानून में लड़कियों की विवाह योग्य आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो यह 18 वर्ष लागू की गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है? तो 14 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों। बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी को। बाल श्रम क्या है? तो बाल श्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, यह एक वैश्विक घटना है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी उद्योग, कल कारखाने या किसी कंपनी में मानसिक या शारीरिक श्रम करने वाले 5 से 14 वर्ष तक के बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। बाल श्रम के क्या कारण है? तो निम्न कारण है अत्यधिक जनसंख्या, अशिक्षा, गरीबी। बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? तो ये 1986 ईस्वी में बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जून को मनाया जाता है। नशाखोरी के दुष्प्रभावों को लिखें। तो इसके दुष्प्रभाव एकाग्रता में कमी, स्मरण शक्ति में कमी, स्वयं पर नियंत्रण कम होना, स्वच्छता में कमी, शरीर का वजन कम होना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आपराधिक प्रवृत्ति का जन्म होना। मानव तस्करी के क्या क्या तरीके हैं? मानव तस्करी एवं बाल तस्करी के तरीके हैं प्रलोभन देकर, धमकी देकर, जबरन या बल प्रयोग करके, अपहरण करके या धोखे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह को कानूनन अपराध माना जाता है, क्या आप भी इसे अपराध मानते हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण लिखें। हाँ, मैं बाल विवाह को अपराध मानता हूँ। बाल विवाह का नकारात्मक प्रभाव लड़के और लड़कियों दोनों पर पड़ता है। इसके फलस्वरूप उनके शारीरिक विकास, स्वास्थ्य, मानसिक और भावनात्मक स्थिति, शिक्षा आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कम उम्र में शादी के फलस्वरूप जो बच्चे पैदा होते हैं वे प्रायः कमज़ोर होते हैं। इसका एक दुष्प्रभाव यह भी होता है कि इससे बाल मृत्यु दर में वृद्धि होती है। कम उम्र की लड़कियां मां बनने के दायित्वों का निर्वहन भलीभांति नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी मानवता के विरुद्ध अपराध है, इस कथन का व्याख्या करें। मानव तस्करी मानवता के विरुद्ध किया गया एक अपराध है। यह विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाने वाला मनुष्यों का व्यापार है, जिसमें मुख्य रूप से गुलामी, मानव अंगों का व्यापार, देह व्यापार, बाल श्रम आदि गैर कानूनी गतिविधियाँ शामिल हैं। वास्तव में मानव तस्करी एवं एक संगठित अपराध है, जिसे विभिन्न जगहों पर इसमें कई लोग सक्रिय होते हैं। इस तरह के अपराध में ज़्यादातर बच्चों और औरतों को खरीद बिक्री होती है। इसे ज़्यादातर गरीब परिवार के बच्चे और औरतों को मानवता के अपराधी अपना शिकार बनाते हैं। अत्यंत गरीब एवं पिछड़े इलाकों में विपता चाचा जैसे दलाल सक्रिय रहते हैं। उनकी गरीबी का फायदा उठाकर ऊपर प्रलोभन देकर मानव तस्करी में संलग्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम को दूर करने के लिए कोई 3 सुझाव दें। बाल श्रम को दूर करने के लिए 3 सुझाव। सर्वप्रथम, जब तक गरीबी रहेगी तब तक बाल श्रम हटाना संभव नहीं होगा, इसलिए गरीबी हटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, 14 साल के कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाए। नेक्स्ट है, बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र सामाजिक स्थिति में विकास अवसर एवं सुविधाएं दी जाए। जब किसी बच्चों को शोषित होते हुए देखें तो उसकी व्यक्तिगत मदद करें। अब हम लोग देखेंगे दृढ़ उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, बाल विवाह अधिनियम 2006 में क्या प्रावधान है?
तो इसमें प्रावधान पहले नंबर में है, बाल विवाह उसे कहते हैं जब लड़के एवं लड़कियों का विवाह क्रमशः 21 और 18 वर्ष से कम उम्र में करा दिया जाता है। नेक्स्ट है, अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम है और वह किसी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से विवाह करता है तो उसे कानूनी अपराध माना जाता है। ऐसी घटना होने पर किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकता दर्ज कराई जा सकती है। अगर लड़की के माता पिता या विवाह को अनुमति देते हैं अथवा विवाह के संयोजन में सहायता प्रदान करते हैं या विवाह को रोकने में असफल होते हैं तो वे भी दंड के भागीदार होंगे। अगर कोई पुरोहित ऐसे विवाह संपन्न करवाता है तो वह भी दंड का भागीदारी होगा। नेक्स्ट, बाल विवाह को रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति प्रथम दर्जे का जिला न्यायाधीश के पास याचिका दायर कर सकता है। झारखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी को बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ऐसे मामले को शिकायत उनसे भी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी से बचने के कौन कौन से तरीके हैं? तो मानव तस्करी से बचने के तरीके, हमेशा सतर्क रहें, किसी परिचित और अपरिचित बहकावे में ना आवे, किसी अपरिचित को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर व अन्य निजी जानकारी नहीं दें, किसी के बहकावे और प्रलोभन की जानकारी तुरंत अपने माता पिता को दो, अपने अभिभावक या किसी विश्वसनीय व्यक्ति या संस्था का मोबाइल नंबर अपने आसपास अवश्य रखें, आवश्यकता पड़ने पर पुलिस का सहयोग लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम अधिनियम 1986 में क्या प्रावधान है? देखिए, तो निम्न प्रावधान किया गया है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से होटल, कारखाना, रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, दुकान, खदान जैसे जगहों पर मजदूरी करवाना दंडनीय है। खतरनाक उद्योग जैसे बीड़ी, कालीन, सीमेंट, माचिस, साबुन, चमड़ा, भवन निर्माण आदि में बाल मजदूरी निषेध माना गया है। कोई भी व्यक्ति या बाल मजदूरी करवाता है, यदि उसका यह अपराध प्रथम बार सिद्ध होता है तो उसे 3 महीने से लेकर 1 वर्ष तक की सज़ा या 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। यदि वह उसकी पुनरावृत्ति करती है तो उसे 6 महीने या 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है।